Hello students, in previous class we have discussed about belt conveyor. Today we are going to discuss about belt conveyor second part थोड़ा सा बच गया था बेल्ट कन्वेयर का। तो बेल्ट कन्वेयर हमने पढ़ा, हमने आइडलर पढ़ा। आइडलर क्या होता है? आइडलर वो होता है जो बेल्ट को सपोर्ट देता है। ये आइडलर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये रिजिडली ऐसे फिक्स होते हैं और इसके ऊपर बेल्ट मूव करता है। ये बेल्ट को सपोर्ट देते हैं। एक तो ये ऐसे हो सकता है या फिर ये कुछ ऐसे भी हो सकता है। इस टाइप से यदि हमारा जो बेल्ट है वो वी शेप में है, यदि हमारा बेल्ट जो है वी शेप में है तो कुछ इस तरह से आइडलर उसको सपोर्ट करता है ताकि बेल्ट पे जो मटेरियल है वो उस पे जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स लोड जो आते हैं वो अभी हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप का लोड बियर करता है। तो ये हमने आइडलर पढ़ा था। एक तो प्लेन आइडलर होते हैं, एक अगर वी शेप में हमारा बेल्ट है तो इस टाइप के आइडलर होते हैं, जिसमें जो ट्रफ एंगल पढ़ा था हमने, आइडलर 20 डिग्री ट्रफ एंगल होता है। ये जो है 45 डिग्री 20 डिग्री पेडिकली होता है। ये है जो ट्रफ एंगल, ये क्या है? ट्रफ एंगल। तो ये हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि बेल्ट जो है वो किस मटेरियल का हम बना सकते हैं। तो एक कारकेसिस होता है। कारकेसिस जो मटेरियल होता है, ये बेल्ट कारकेसिस मटेरियल के हम बेल्ट को बना सकते हैं, जो कारकास कहते हैं जिसको, सॉरी कारकास, ये कारकेसिस भी बोल सकते हैं, कारकास भी बोल सकते हैं उसको। कारकास मटेरियल का हम बेल्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो लोड होता है, पुलिंग लोड जो होता है वो एक तो दो टाइप के लोड हमको बेल्ट में देखने को मिलता है। एक तो पुलिंग लोड होता है और दूसरा होता है जो लोड, एक तो पुलिंग लोड होता है जो बेल्ट को आगे की तरफ या मटेरियल को आगे की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पुल लोड होता है। और एक इसका खुद का ऑन वेट के कारण जो लोड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लोड। तो एक पुलिंग लोड होता है और एक ग्रेविटेशनल लोड होता है। अब बात आती है कि जो पुलिंग लोड है वो कौन सा एलिमेंट के द्वारा बियर किया जाता है। या द पुलिंग लोड इज टेकन बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। जो बेल्ट की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ है वो पुल लोड को बियर करती है। जो बेल्ट की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ है वो पुल लोड को बियर करती है, और वहीं पे जो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ है वो सपोर्ट करती है उसके लोड को। ये जो है ग्रेविटेशनल लोड, इसको हम लोड भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल लोड या ओनली लोड बोल सकते हैं। तो ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ जो है वो सिंपल लोड को बियर करती है। तो द थिकनेस ऑफ टॉप रबर कवर, हम इसको वियर एंड टियर ना हो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, रबराइज्ड कवर बेल्ट के ऊपर हम बनाते हैं, जो हम कारकेस मटेरियल का बनाते हैं। जो रबराइज्ड कन्वेयर बेल्ट होते हैं वो किससे बनाते हैं, हम कारकेस मटेरियल से। और द थिकनेस ऑफ टॉप रबर कवर वेरीज विथ थिकनेस एंड वियर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। जितनी हमको जिस टाइप का मटेरियल हमको कन्वे करना है उस टाइप की हम उस पर कवर लगाते हैं। अब बेल्ट कन्वेयर आइडलर की बात करें तो इफिशियंसी बेल्ट कन्वेयर आइडलर ही बहुत ज़्यादा गवर्न करती है इफिशियंसी को, बेल्ट की इफिशियंसी को बेल्ट कन्वेयर आइडलर जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्न करते हैं। तो द इफिशियंसी ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन आइडलर्स। For higher efficiency of belt conveyor system, the idlers must be accurately made and provide a rigid framework. एक rigid framework जैसे आप जो देख रहे हैं, ये rigid framework में idlers को हम इंस्टॉल करते हैं और this will maintain a permanent और well balanced स्मूथ रनिंग अलाइनमेंट। ये ही जो है आइडलर जो बेल्ट को स्मूथ रन करवाते हैं, उसका अलाइनमेंट सही रखते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड रखते हैं। तो देयर आर इन जनरल 3 काइंड ऑफ बेल्ट कैरिंग आइडलर्स विच आर यूज्ड इन हैंडलिंग ऑफ बल्क मटेरियल। 3 टाइप के आइडलर हो सकते हैं। ट्रफ एंगल के हिसाब से हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो स्ट्रेट होता है, एक वो जिनका ट्रफ एंगल जो होता है वो 20 डिग्री होता है, एक वो जिनका ट्रफ एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा होता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है। और देयर आर इन जनरल 3 काइंड ऑफ बेल्ट कैरिंग आइडलर विच आर यूज्ड इन हैंडलिंग फॉर बल्क मटेरियल। द टाइप ऑफ आइडलर अफेक्ट द क्रॉस सेक्शनल लोड ऑन द बेल्ट। जो आइडलर के टाइप है वो डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का क्रॉस सेक्शन, बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा है। अगर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजॉइडल है तो हम इस टाइप का आइडल की यूज करेंगे। यदि स्ट्रेट बेल्ट है हमारा, फ्लैट बेल्ट है तो हम इस टाइप के आइडलर का यूज करेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फ्लैट बेल्ट आइडलर आर यूज्ड फॉर ग्रेनुलर मटेरियल हैविंग एन एंगल ऑफ रिपोज नॉट लेस देन 35 डिग्री। जो मटेरियल है उसका जो एंगल ऑफ रिपोज है, यदि हम एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, यदि हम किसी मटेरियल को फ्री फॉल करवाते हैं तो वो एक फ्लैट ग्राउंड पे तो वो एक इस टाइप का हीप बनाता है। तो ये जो है उस मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो हम फ्लैट बेल्ट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमारा जो मटेरियल है एक तो ग्रेनुलर हो और उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना हो, नॉट लेस देन 35 डिग्री, 35 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर 35 डिग्री से कम हुआ इसका एंगल ऑफ रिपोज मीन्स ये 35 अगर ये है और उसका एंगल ऑफ रिपोज 35 से कम हो गया तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, बेल्ट पे स्टेबल नहीं होगा, हमारा मटेरियल बेल्ट से फिसल सकता है। ये ऐसे ये भी 35 से ज़्यादा 35 से कम हुआ एंगल ऑफ रिपोज। तो द फ्लैट बेल्ट आइडलर आर यूज्ड फॉर ग्रेनुलर मटेरियल। सबसे पहली बात, फ्लैट बेल्ट आइडलर हम कहाँ पे यूज करेंगे,
एक तो ग्रेनुलर मटेरियल, सेकंड हम कहाँ पे यूज करेंगे फ्लैट बेल्ट आइडलर, उस मटेरियल को उस मटेरियल पे यूज करेंगे हम, उस मटेरियल की हैंडलिंग करने के लिए यूज करेंगे जहां पर जो एंगल ऑफ रिपोज है नॉट लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लैट बेल्ट आइडलर आर preferred for low capacity requirements where inexpensive और low cost conveying is desired। यदि हमें लो कास्ट कन्वेइंग सिस्टम का यूज़ करना है या वहाँ पर जहाँ पर हमारा प्लांट है वहाँ लो कॉस्ट कन्वेइंग सिस्टम की हमें नीड है तो हम फ्लैट बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैट बेल्ट में हमारे पास ये वाला इस टाइप का फ्लैट बेल्ट आइडलर होता है। दूसरा हम बात करें ट्रफिंग आइडलर विथ 20 डिग्री ट्रफ, इट इज यूज्ड फॉर कन्वेइंग ऑल काइंड्स ऑफ बल्क मटेरियल। यदि हमारा जो ट्रफिंग आइडलर है उसका जो ट्रफ एंगल है 20 डिग्री है, तो हम इसको हर टाइप के मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड है हमारा ट्रफिंग आइडलर्स विथ 35 डिग्री एंड 45 डिग्री ट्रफ, it is mainly used for transporting of small particles, light weight material like grain, cotton seed। ये जो सीड्स होते हैं वो एक तो लाइट इन वेट होते हैं, दूसरा वो पार्टिकल उसके स्मॉल होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग हैवियर मीडियम साइज लम्स लाइक क्रश्ड स्टोन। आपने स्टोन प्रेशर में देखा होगा इस टाइप के आइडलर यूज होते हैं। तो इसका जो ट्रफ एंगल होता है वो 35 45 और 35 हो सकते हैं, 35 और 45। इसका जो ट्रफ एंगल है वो 35 और 45 ट्रफ एंगल। तो ये इसका हम लाइट वेट में भी यूज कर सकते हैं और हैवियर में भी यूज कर सकते हैं, मीडियम साइज लंप लाइक क्रश्ड स्टोन में भी हम यूज कर सकते हैं। टू सर्व स्पेसिफिक पर्पज द आइडलर कैन बी सेल्फ अलाइनिंग आइडलर्स, इम्पैक्ट आइडलर्स एंड ट्रांजिशन आइडलर्स। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारे पास अलग अलग आइडलर्स हैं। इट कैन बी सेल्फ अलाइनमेंट आइडलर, ये खुद से अलाइन हो जाते हैं। इम्पैक्ट आइडलर्स भी होते हैं हमारे पास, ट्रांजिशन आइडलर्स भी होते हैं। द ट्रांजिशन आइडलर्स आर यूज्ड फॉर हाईली स्ट्रेस्ड बेल्ट। ट्रांजिशन आइडलर का हम यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस है जो बेल्ट का वो हाई हो, वहाँ पे हम ट्रांजिशन आइडलर का यूज करते हैं। These are troughing idlers which regulates the angle of inclined rolls for providing a gradual transition from a fully troughed section of the belt to a flat faced pulley। ये ऑटोमेटिक हो सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक अलाइंड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिंग, आइडलर की स्पेसिंग कि एक आइडलर हमने यहाँ पे लगाया, इसके बाद हम कितनी डिस्टेंस पे आइडलर लगाएंगे, फिर कितनी डिस्टेंस पे आइडलर लगाएंगे। मतलब हमारा ये बेल्ट है, आइडलर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए।
मतलब ये बेल्ट है हमारा, ये बेल्ट है, तो ये आइडलर लगे हुए, तो एक आइडलर से दूसरे आइडलर के बीच की हमारे पास स्पेसिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी आइडलर्स हमें लगेंगे या कितनी उनके बीच में स्पेसिंग होगी, या ऐसे देख लें या उसको हम ऐसे देख सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये बेल्ट, ये बेल्ट है हमारे पास, और ये आइडलर। तो एक आइडलर से दूसरे आइडलर के बीच की हमारे पास स्पेसिंग हम देखेंगे कि ये स्पेसिंग कैसे डिपेंड करती है, कैसे हम स्पेसिंग इसमें रखते हैं और स्पेसिंग का क्या रोल होता है। तो आइडलर स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इन्फ्लुएंस द रिटेंशन ऑफ करेक्ट ट्रफिंग, मतलब ये रिटेन करके रखता है। ट्रफिंग एंगल जो हमने बोला कि जो ट्रफ जो बनाते हैं वो उसको रिटेन करके रखते हैं। एक तो सबसे मेजर रोल इनका ये रहता है कि इट इज करेक्शन और करेक्ट द ट्रफिंग। सबसे पहला रोल क्या होता है आइडलर का करेक्ट द ट्रफिंग। सबसे पहला रोल क्या रहता है, करेक्ट द ट्रफिंग। एक तो ये करेक्ट करके रखते हैं ट्रफिंग को, और द इनकरेक्ट आइडलर स्पेसिंग में रिजल्ट बेल्ट अंडुलेटिंग। अगर हम एक आइडलर हमें यहाँ लगाना था, हमने यहाँ पे नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लगा तो ये स्पेसिंग ज्यादा होगी तो ये अंडुलेटिंग हो जाएगा। अंडुलेटिंग मीन्स एक झूल जाएगा, समझ जाओ, उसमें सैक आ जाएगा इस टाइप से, तो अंडुलेटिंग हो जाएगा ये अगर हमने इनकरेक्ट रखा था। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अंडुलेटिंग। यदि इनकरेक्ट स्पेसिंग है तो पिच ऑफ आइडलर डिटरमाइंड बाय द पिच कहते हैं इसको हम। एक आइडलर से दूसरे आइडलर के बीच की जो स्पेसिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच ऑफ आइडलर इज डिटरमाइंड बाय द आइडलर लोड रेटिंग और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच आइडलर। आइडलर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है या वो कितना लोड बियर कर सकता है उस पर डिपेंड करता है कि हम पिच ऑफ आइडलर कितना रखें। ठीक है, on the sag of the belt between the idlers, बेल्ट टेंशन एंड बेल्ट स्पीड। जो सैग बनता है बेल्ट आइडलर के बीच में, जो सैग बनता है और बेल्ट टेंशन और बेल्ट स्पीड पे डिपेंड करती है कि हमको आइडलर हमें कितने इंस्टॉल करने हैं बिटवीन द ड्रिवन पुली एंड ड्राइव पुली के बीच में। तो ये तो हो गया आइडलर की बात। अब हम बात करते हैं बेल्ट टेंशन की। न्यूमेरिकल कभी कभी ये पूछ सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल सुन के घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं भी आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। इफेक्टिव बेल्ट टेंशन का न्यूमेरिकल आ जाता है कि इतना पावर हम बेल्ट को दे रहे हैं, इतनी स्पीड है, तो इफेक्टिव बेल्ट टेंशन क्या होगा। सिंपल हम उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा इफेक्टिव बेल्ट टेंशन निकल के आएगी, तो उसमें घबराने का नहीं है न्यूमेरिकल सुन के। तो बेल्ट टेंशन की हम बात करते हैं, द टेंशन डेवलप्ड एट द ड्राइव पुली इज ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड पावर टू मूव द लोडेड बेल्ट इज नोन एज इफेक्टिव टेंशन।
फिर से इफेक्टिव टेंशन हम किसको बोलेंगे, बेल्ट टेंशन को। द टेंशन डेवलप्ड एट द ड्राइव पुली टू ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड पावर टू मूव द लोड बेल्ट इज नोन एज, जितना ड्राइव पुली जितना टेंशन डेवलप कर रही है या जितना ट्रांसमिशन कर रही है ना, किसको मूव करने के लिए, उस पर्टिकुलर लोड जो बेल्ट के ऊपर है उसको मूव कराने के लिए जितना पावर ड्राइव पुली या ट्रांसमिट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, बेल्ट टेंशन। बेल्ट टेंशन क्या होता है, द टेंशन डेवलप्ड एट द ड्राइव पुली। कहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है, ये दो पुली होती है, एक होती है ड्राइव जहां पे बेल्ट माउंट रहता है, ये ड्रिवन, और बीच में आइडलर लगे होते हैं, ये आइडलर है। तो द टेंशन डेवलप्ड एट द ड्राइव पुली इन ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड पावर टू मूव द लोडेड बेल्ट। इस लोडेड बेल्ट को, जो हमारे पास यहाँ पर ये बेल्ट लोडेड है, यहाँ पे ग्रेन है, तो इस लोड को मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड पावर की नीड होती है हमें, तो ये ड्राइव पे जितना टेंशन डेवलप होता है, ड्राइव पे जितना टेंशन डेवलप होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बेल्ट टेंशन हो जाता है। ठीक है, द इफेक्टिव टेंशन इज द सम ऑफ टेंशन टू मूव द एम्प्टी बेल्ट, द टेंशन टू मूव द लोड हॉरिजॉन्टली एंड द टेंशन टू लिफ्ट द मटेरियल। हमको मटेरियल को लिफ्ट करवा के भी रखना है, उसको मूव भी करवाना है, आगे हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है। और तो टेंशन सम होता है एक सभी टेंशनों का जब बेल्ट एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। इफेक्टिव टेंशन इज द सम ऑफ, ये इफेक्टिव टेंशन हम कब बोलेंगे, टेंशन ऑन एम्प्टी बेल्ट का टेंशन, अगर बेल्ट एम्प्टी है तो उसका इफेक्टिव टेंशन। ठीक है, टेंशन टू लिफ्ट द मटेरियल और टेंशन टू मूव द लोड हॉरिजॉन्टली। टेंशन टू मूव द लोड हॉरिजॉन्टली प्लस टेंशन टू लिफ्ट। तीन टेंशन को जब हम सम करते हैं तो हमारे इफेक्टिव टेंशन बेल्ट में हमें मिलता है। अब हमें इफेक्टिव टेंशन हमें निकालना है, तो सिंपल टी ई इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन एस। एस क्या है, स्पीड ऑफ बेल्ट मीटर पर सेकेंड में, और ये पावर है इन किलोवाट। के डब्ल्यू वेयर के डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इन किलो वाट, किलोवाट में पावर है, और एस क्या है, स्पीड ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में सिंपल, अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि इफेक्टिव टेंशन बताइए और हमारे पास डाटा दिया हुआ है कि इसका जो पावर है ड्राइव पुली का वो कितना है 20 किलोवाट, और हमारे पास स्पीड हमें दी हुई है बेल्ट की 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है, और हमारे पास पावर है ड्राइव पुली की 20 किलोवाट, तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 10 TE। इफेक्टिव टेंशन हमारा कितना आ जाएगा 10। ठीक है,
तो द आइडलर स्पेसिंग एंड द मिनिमम ऑपरेटिंग बेल्ट टेंशन आर, जो हम निकाल सकते हैं मिनिमम स्पेसिंग और आइडलर टेंशन। आइडलर टेंशन तो हम इससे निकाल लेंगे, बेल्ट टेंशन हम इससे निकाल लेंगे। मिनिमम स्पेसिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे मटेरियल को कितनी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है, किस टाइप का मटेरियल है, उसका वेट कितना है, ट्रफ एंगल कितना रखना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है आइडलर स्पेसिंग।